बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आज दो खबरें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, जिनमें से एक खबर 9 मई के हवाले से कैबिनेट की बनने वाली कमेटी है, जबकि दूसरी खबर सेनेट में इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से जो करारदाद पेश की गई है वो है। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी सूरत हाल से जान छुड़ाने के लिए कोशा नजर आती है। दूसरी तरफ सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है इलेक्शन के अल्तवा के हवाले से, उस पर हमें नजर आता है कि सियासी जमातें जान छुड़ाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त इस सारी सूरत हाल पर हो क्या रहा है, इसके लिए जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उसमें जावेद हुसैन, नुमाइंदा खुसूसी हैं 92 न्यूज के, जिन्होंने ये खबर दी है कैबिनेट कमेटी की, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। चूंकि 9 मई के हवाले से हमने बात करनी है तो वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सेनेटर कामरान मुर्तजा जमीयत उलमा इस्लाम फे से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक एडवोकेट हमारे साथ होंगे। जरा अगर बात करते हैं कि आज 9 मई के हवाले से जो अहम डेवलपमेंट हुई है, जो माजी में भी हमने देखी है, मुख्तलिफ होती रही है, लेकिन आज कैबिनेट कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस इस कमेटी के कन्वीनर हैं, और मेंबर्स में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, और मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। जावेद हमारे साथ हैं, जावेद हुसैन नुमाइंदा खुसूसी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन। पहले सेगमेंट में इस कमेटी के हवाले से बात करेंगे। जावेद, सबसे पहले सादा सा सवाल, इतने अरसे के बाद इस कमेटी के बनने का मकसद क्या है? जी देखें, काफी वक्त के बाद ये एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई, जिसे निगरान हुकूमत ने तश्कील दिया है, और इस कमेटी का जो मकसद नजर आता है वो यही है कि जो 9 मई के वाकयात हुए उनकी जो एक तहकीकात का अमल जो कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक पहले किसी फोरम पर उस सतह की हुकूमती सतह पर कोई तहकीकात सामने नहीं आई थी, तो उस हवाले से ये तहकीकात करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है जो 5 रुकनी होगी, जिसमें 4 मिनिस्टर्स हैं काबीना कमेटी में, और एक जो है वो जिसको चाहें उसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से वक्त भी 2 हफ्ते का रखा गया है जिसमें अपनी रिपोर्ट काबीना को भिजवाई जाएगी, ये कमेटी तश्कील देगी रिपोर्ट, और 9 मई के वाकयात की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। इसमें जो शवाहिद मौजूद हैं, और इसमें खास तौर पर ये जो TORs तय किए गए हैं उसमें बताया गया है कि जो मास्टरमाइंड्स हैं, मंसूबा साज हैं और सहूलतकार हैं, उनका तयन भी इसी कमेटी की तरफ से किया जाएगा। तो इस हवाले से जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन भी सर पे हैं, और दूसरी तरफ जो 9 मई के वाकयात हैं उस हवाले से जो केसेस हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं, और 9 मई के जो किरदार अब तक जो सामने आ चुके हैं उनको अभी तक कोई सजाएं इस तरह से दिखाई नहीं देती। तो उस हवाले से ये जो कमेटी तश्कील दी जाना और इसमें जो जिम्मेदार है उनका तयन किया जाना यकीनन एक अहम इम्पोर्टेंट एक पेशरफ्त साबित होगा। जावेद, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, चूंकि आप इन सारी सिचुएशंस को कवर भी करते रहते हैं। एक सवाल ये भी उठ सकता है कि मामला आर्मी कोर्ट में भी 9 मई का अंडर ट्रायल है, ATC अदालतों में भी अंडर ट्रायल है। इतने अरसे के बाद 9 मई गुज़श्ता हुकूमत में एक मुंतखब हुकूमत और पार्लियामान की मौजूदगी में हुआ, उस वक्त इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनी। अब एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, पहले ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स उसके इकदाम पर लगते हैं, तो आपके ख्याल में इस केयरटेकर गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार था कि वो इस तरह की कोई कमेटी फॉर्म करे? जी देखें, केयरटेकर गवर्नमेंट के पास कमेटी फॉर्म करने और तहकीकात करने के हवाले से तो इख्तियार मौजूद है, और वक्त और इतने वक्त के बाद ऐसी कमेटी तश्कील दिए जाने पर जो यकीनन इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो 9 मई के वाकयात में मुलविस किरदार थे, जिनकी वीडियोज और फॉरेंसिक के थ्रू के जिनके जो शवाहिद थे वो साबित हो चुके थे, उनको अब तक जो है वो सजाएं उस तरह से नहीं मिल सकी। अदालतों में जो केसेस हैं वो ज़ेर इंतवा हैं, और जो फौजी अदालतें कायम करने के हवाले से और उसमें जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल चल रहे थे उस हवाले से भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गए, फिर उसको सस्पेंशन तक के मामला आए, और उस तरह से रुकावटें जो है वो रास्ते में आती चली गई। तो अब शायद ये तय किया गया है कि एक ऐसा फोरम जो कि निगरान हुकूमत का अपना फोरम है, उसमें तमाम वज़रा को शामिल करके एक ऐसी तहकीकात जिस पर सबको एतमाद भी हो वो भी करवा ली जाए, और जिम्मेदारों का उसमें तयन कर दिया जाए, ताकि जो अदालती मामला हैं उसमें भी अदालतों को एक रहनुमाई इस हवाले से भी मिल सकेगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूंकि बैरिस्टर गौर को हम सुन रहे थे, उन्होंने तो इस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, आपके ख्याल में अदालत के लिए कितनी अहमियत की हामिल होगी जावेद ये जो भी फाइंडिंग्स होंगी इस कमेटी की? देखें, इस हवाले से एक एविडेंस और एक विटनेस के तौर पे तो इसकी रिपोर्ट को वहां पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि निगरान हुकूमत एक हाई लेवल फोरम पे जो काबीना कमेटी इसका नाम रखा गया है, तो कैबिनेट की तरफ से इसकी जो रिपोर्ट्स होंगी उसको कैबिनेट पे पेश किया जाएगा, और यकीनी तौर पर उसकी मंजूरी से उस रिपोर्ट को पब्लिश या फिर आगे जहां पर उसका
जिस फोरम पर पेश करना है वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यकीनन उस फोरम की अहमियत जरूर है कि जो कैबिनेट की तरफ से चीज अप्रूव होकर आएगी उसकी अहमियत अपनी जगह पर जरूर होगी। बिल्कुल ठीक। जावेद हमारे साथ ही रहेगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकारुल हसन हमारे साथ हैं। वकार साहब, सबसे पहला सवाल, आप कितना अहमियत का हामिल देखते हैं इस कमेटी को? सानिया 9 मई के हवाले से जो कैबिनेट की बनाई गई है, आपके ख्याल में कितनी अहमियत है इसकी? आई थिंक इसकी डेफिनेटली इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन मैं थोड़ा पीटीआई की स्ट्रेटजी पे जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो बेसिकली फासिस्ट स्ट्रेटजी है ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में, और मे बी रीजन में भी इस तरीके से कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की अंडरमाइन करने की इलेक्शन को, उसके एक्टिविस्ट ने असॉल्ट किया कैपिटल हिल पे, और अभी 30 साल सजाएं भी, और डोनाल्ड ट्रंप के भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है बाय द वे, और 2 रियासतों ने उसको बेसिकली इजाजत नहीं दी कि वो इलेक्शन कैंपेन करे वहां पे। सो वहां पे इतना सीरियसली सबसे बड़ी आप करें जमहूरियत है। सही। तो यहाँ पे एक तो पीटीआई ने किया कि ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल अपनी जगह पे है जो मैंने आपसे पूछा कि तवील अरसे के बाद 9 मई चूंकि हुआ, गुज़िश्ता हुकूमत थी, एक मुंतखब पार्लिमान थी, उस वक्त कोई काबीना की कमेटी नहीं बनी। मुंतखब पार्लिमान में ज़रूर इस मामले पर जैसे कहते हैं वो पॉलिटिकल मूव चलाई गई और पॉलिटिकली उस पर बात भी की गई, लेकिन जो इनिशिएटिव्स लेने थे वो उस वक्त नहीं लिए गए। अब केयरटेकर हुकूमत ले रही है, तो अहमियत पहले क्या है इस कैबिनेट कमेटी की आपकी नज़र में? ये डेफिनेटली देखें, अगर अल्टीमेटली चाहे केयर टेकर हो, चाहे लेट्स से फॉर्मल गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन है, और उसमें जो आई थिंक 4 बड़ी वजारतें हैं, स्पेशली अगर वजारत दाखिला को देखें, इनके प्रीव्यू में लॉ एंड ऑर्डर भी आता है, फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज है जो डेफिनेटली डायरेक्टली वजारत दाखिला को रिपोर्ट करती हैं, तो उस लिहाज से अहमियत भी है। दूसरा ये है कि आई थिंक जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, जिस तरह शोधा के मॉन्यूमेंट्स को वैंडलाइज किया गया, मिलिट्री है एक तरफ, आपने पिछले दिन रिपोर्ट देखी होगी कि आई थिंक 1000 हमारे शोधा है, उसके अंदर आई थिंक 250 फौज की आप कह लें इसमें कैजुअलिटीज है या शोधा है। एक तरफ वो कुर्बानियां दे रहे हैं, एक तरफ से दूसरा मैं उस पर आ रहा था बेसिकली बैकग्राउंड पे कि पीटीआई ने एक तो सॉर्ट किया, फिर इसको ट्रिवियलाइज करना शुरू किया, और चूंकि आपका अदालती निजाम आपको पता है, इस पर आई थिंक खुल के बात होनी चाहिए कि इस वक्त तकरीबन 24 लाख केसेस पेंडिंग हैं, और तमाम लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, और अगर ये लेट्स से इसी प्रोसेस से चलते हैं तो मेरे ख्याल अगले 100 साल भी रिजॉल्व नहीं हो सकते। तो वन इज लुक एट, और वो भी 21st सेंचुरी के 3rd डेकेड के जो आप कह लें चैलेंजेस उनको नहीं निबेट सकता। तो यही वजह आई थिंक अल्टीमेटली एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा और जावेद को शरीके गुफ्तगू करूंगा। जावेद, मेरा ख्याल है जो इस वक्त ये कैबिनेट कमेटी बनी है उस पर लाजमी सी बात है, जो भी रिपोर्ट आती है केयरटेकर गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फरीक के तौर पे देखती है, तो इसकी जो सिफारिशात होंगी उसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हाल में तस्लीम नहीं करेगी। कोर्ट ऑफ लॉ में आपके ख्याल में ये इतना सफिशिएंट होगा इस चीज को साबित करना कि 9 मई में ये लोग मास्टरमाइंड हैं जो इस रिपोर्ट में टीओआर's में चीजें मांगी गई हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो वजारत दाखिला का जो किरदार है और उनके पास जो मौजूद शवाहिद हैं वो इसमें कमेटी में पेश किए जाएंगे और उनका एनालिसिस किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो टीओआर में रखा गया है कि इन तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा की ऐसे वाक़यात आइंदा रूनमा ना हुए, इस हवाले से भी इस हवाले से भी सिफारिशें मुरतब की जाएंगी। तो हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, इनकी जो इंटेंशन दिखाई देती है वो ये है कि वो एक ऐसा लाहेमल बनाना चाहते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ऐसा तरीकाकार मरबूत तरीकाकार मुरतब कर दिया जाए जिसके तहत आइंदा से इस तरह के कोई वाक़यात रूनमा ना हो सके। तो इस फाइंडिंग से इस तरफ सिफारिशात जो मुरतब की जाएंगी उस पर एक मदद मिलेगी कि ऐसी जो गाइडलाइन या इस तरह की जो चीजें हैं वो तरतीब दी जा सके। और दूसरी जानिब जो फाइंडिंग्स इसमें सामने आएंगी जिसमें वजारत दाखिला ये समझती है कि उनके पास बहुत सारा मवाद ऐसा है जिसको इस मरहले से गुजार के इस पर जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड पर लाई जाएं, तो यकीनन वो फिर चीजें जब रिकॉर्ड पर आएंगी तो वो फिर किसी फोरम पर भी इन अनासर के खिलाफ जो है वो जो केसेस चल रहे हैं जो कि अभी अदालतों में जो इल्तवा हैं उनको एक्सपेडाइट करने में कहीं ना कहीं मदद हासिल सही। ब्रिगेडियर वकार साहब, जो अहम नुक्ता जावेद ने उठाया है, जो कल भी मौजूद बहस था और उस पर बात हो रही थी, जुबैरी साहब ने यह कहा कि बहुत सा ऐसा एविडेंस है जो कि कानून शहादत के मयार पर पूरा नहीं उतरता, जो
जो पॉइंट अभी जावेद ने उठाया, आपको लगता है कि इस सारे जो एविडेंसेस हैं उनको एक मरहले से गुजार कर उसे कैबिनेट की और गवर्नमेंट की वैलिडेशन देकर अदालत के सामने रखा जाएगा ताकि वो सफिशिएंट करार दिया जाए? ये तो पूरा लाइव देखा है पूरी दुनिया ने, इसमें लाइव कॉल्स भी हैं और लाइव टेलीकास्ट हुआ है। और ये आई थिंक दिस इज बेसिकली वही आई वुड से कि ये वो स्ट्रेटजी है कि इसको अंडरमाइन किया जाए, इसको कानूनी मुशर्रफियों में फंसा के, जो टिपिकल आपको पता है पाकिस्तान के अदालती निजाम के साथ जो मजाक बन रहा है, और उसमें फिर एक कोर्ट से दूसरी से तीसरी उसको पेंड किया जाए और तब एक पॉलिटिकल स्पेस मिल जाएगी, विक्टिम कार्ड खेला जाए। मेरा ख्याल है इसमें एविडेंस की जो आई थिंक पिछले 5-6 महीने में बड़ा पाइलअप किया गया है और बड़ा सॉलिड इसके अंदर एविडेंस भी, आई एम श्योर जो इन्वेस्टिगेशन मिलिट्री कोर्ट्स भी कर रही थी, जिसपे बाद में सस्पेंशन का ऑर्डर आया, दोबारा फिर कहा गया नहीं आप कंटिन्यू रखें और बाद में हम डिसीजन देंगे। सो अनफॉर्चुनेटली इसमें बेसिकली जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उनको कोई हेल्प नहीं किया, बेसिकली स्टेट ऑफ पाकिस्तान अफेक्टेड है। कल फिर अलाउ कर दें टीटीपी को और कल जेयूआई को अलाउ कर दें, उनके किसी लीडर को आप हाथ लगाएं वोट के, रैंसटैक कर दें आके प्राइम मिनिस्टर हाउस को, वो आके जीएचक्यू पे अटैक कर दें और उसके बाद अदालतों में जाके कवर ले ले। तो मेरे ख्याल ये मजाक बंद होना चाहिए और ये किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में और रियासत में नहीं होता। और आई थिंक इसमें ऑलरेडी लॉट ऑफ एविडेंस, द ओनली थिंग इज कि अभी हाईएस्ट लेवल पे अगर ये कमेटी को सिफारिशात रखती है तो उसमें स्पीड अप करने में इसमें हेल्प होगी, लेकिन अल्टीमेटली कोर्स हैव टू सी इट कि अगर इस तरीके से चलेगा कि 7-8 महीने हो गए और अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना कोई पनिशमेंट हुई है, तो उसका किसको फायदा हो रहा है? और इसको टीटीपी ने बड़ा सेलिब्रेट किया था कि हमें तो एक रास्ता मिल गया। इमेजिन के टेररिस्ट अटैक हो, उसमें आप 4-5 बंदे पकड़े फिर लेके बैठ जाए कानून शहादत का, वहां तक कप्तान मेजर होगा जिसने उनको पकड़ा होगा और वो फिर एडमिसिबल नहीं होगा बिकॉज उसके अंदर जी वो तो अफेक्टेड पार्टी है, तो मतलब बेसिकली वी आर बेसिकली फाइटिंग फाशिस्ट पार्टी और एक तरफ आप टेररिज्म से लड़ रहे हैं, तो आई थिंक उसको उस पैराए में देखना चाहिए। सही, आपके ख्याल में अदालतें इसको किस हद तक एग्री कर सकती हैं, जो भी फाइंडिंग्स होंगी इस कैबिनेट कमेटी की, या फिर अदालतें जैसे माजी में हमने देखा है बहुत सी चीज़ों पर अदालतें तस्लीम नहीं करती हुकूमती मौक़िफ़ को और वो इनकार कर देती हैं, मुस्तरद कर देती हैं उसे? इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई एविडेंस की कलेक्शन की मैंने बताया ना जरूरत है, ऑलरेडी इस पे ठोस, द ओनली थिंग इज कि ये जो रिकमेंडेशन होगी इस जो कमेटी बनाएगी वो इट इज टू प्रिवेंट, बिकॉज गवर्नमेंट लेवल पे साफ ज़ाहिर एक जिम्मेदारी है फेडरल गवर्नमेंट की कि ये चीज दोबारा ना हो, इसके साफ ज़ाहिर देन दे हैव टू आइडेंटिफाई, इसके एसओपीज बनेंगे और उसके बाद इसके ऊपर एक क्लियर डायरेक्शन या पॉलिसी रिकमेंडेशन में भी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। आई थिंक उस लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस होगी, अदरवाइज दे डोंट हैव टू कलेक्ट एविडेंस। किस चीज का एविडेंस कलेक्ट करना है, मतलब हर चीज जो है बिल्कुल लोगों के सामने हुई है। आई थिंक मिलिट्री कोर्ट में ऑलरेडी एविडेंस है इसका। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब, जावेद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सारी सूरत-ए-हाल पर अपनी राय दी। नाज़रीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो सेनेट की करारदाद पर बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज है और वो उससे कैसे निबर्दाज़मा हो सकती है। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सियासी जो सूरत हाल है और खासकर इलेक्शन इल्तवा के हवाले से जो सेनेट की करारदाद है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेयूआई फे से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक एडवोकेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी होंगे। लेकिन चाहूंगा कि गुफ्तगू का आगाज अजहर सिद्दीक साहब से करूं, चूंकि 9 मई के हवाले से जो कैबिनेट कमेटी बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने उसे मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, आपके ख्याल में ये जो कैबिनेट कमेटी बनी है 9 मई के हवाले से, कैसे देखते हैं आप उसे? निगरान हुकूमत का काम है इलेक्शन कराना, यानी इलेक्शन कराने के लिए तो पॉजिटिव स्टेप हम सब ने देख लिए हैं, वो कितने के लिए हैं। और चूंकि अब ये काउंटर अटैक है। काउंटर अटैक कैसे है कि इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम छप गया इमरान खान साहब का, वो मुसीबत पड़ गई है। यानी आप जिस तरह नाम चुनेंगे, जिस तरह लेकर आए, और इसके बाद तो अब डाउट हो गया कि 18वीं तरमीम के जरिए जो ये काम किया गया था ये इसने मुल्क की तबाही की बुनियाद रखी है। 18 यानी ये जो निगरान, आप जरा सोचे जरा, जब चारों सूबों के अंदर गवर्नर जो निगरान वजीरा लगाए गए हैं, निगरान कैबिनेट सारी जो है वो सारी की सारी तो जुडिशल कमीशन बनाने सारा कुछ सामने आ जाएगा। सही, ठीक हो गया। मतलब आप उसे मुस्तरद करते हैं?
बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, है नहीं ना। आपने मेरे ये बताएं, आपने आज 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने तक तो आपको पता नहीं चल सका अब क्या लाना है, और कैबिनेट कौन होती है सारे मामले में। फैसल, इससे पहले कि मैं सेनेट की करारदाद पे जाऊं, जो कैबिनेट कमेटी बनाई है हुकूमत ने 9 मई के वाकयात के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि उस वाकये के बाद एक मुंतखब पार्लियामान की हुकूमत का हिस्सा थी, आप लोगों ने अपने हिस्से का काम नहीं किया, तो अब केयरटेकर गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर एक कमेटी बनी है तो अच्छी बात है। एक कमेटी बनी है जो कि इस चीज़ की जो है वो चीज़ को क्या हुआ उस वक्त और क्या नहीं हुआ, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मतलब कि गलत बनी है, और उसके वाकयात की जो है वो तहकीकात जो हो रही हैं, तो अच्छी बात है कि तहकीकात और पता चले कि कौन इसमें मुलव्वस है कौन नहीं है। कुछ तो वीडियो के शवाहिद भी हैं, कुछ और शवाहिद भी हैं, तो इसमें डेफिनेटली पता चलेगा कि कौन इसके अंदर मुलव्वस है कौन नहीं है। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि बुरी बात है कि जो कमेटी बनी है, और वो अगर हम उस वक्त नहीं बन सकी तो मैं समझता हूँ कि कोताही थी, नहीं बनी है तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। कामरान मुर्तजा साहब, इस कमेटी पर आपका एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स क्या मौक़िफ़ होगा? बड़ी देर की मेहरबान आते आते 9 मई, अब इनको अपना प्राइम मिनिस्टर साहब को अब याद आया ये अब कमेटी बनाने का क्या उसमें वो होगा। इसको तो इमीडिएटली फास्ट ट्रैक पे डाल देना चाहिए था। उस वक्त की हुकूमत को डाल देती, अदलिया डाल देती। अब तक जो है ना इसमें इंसाफ के कटहरे में लोग जो है ना वो खड़े होने चाहिए थे। खड़े क्या होने चाहिए थे, फारिग हो जाने चाहिए थे। वहाँ जो इन्वॉल्व था उसका फैसला हो जाना चाहिए था, जो इन्वॉल्व नहीं था उसका फैसला नहीं होना, उसको इक्विट कर देना चाहिए था। बड़ी आसान सी बात थी। 15 दिन में, अगले 15 दिन में, 9 मई से अगले 15 दिन में ये मामला डिसाइड हो सकता था। 15 दिन में ना होता तो चले 30 डेज आप जितना भी इसको ग्रेस मार्क्स दें। मगर ये मैं समझता हूँ कि उस वक्त की हुकूमत की भी और बाद की हुकूमत की भी, उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, इन सब के पार्ट पे जो है ये इसमें सुस्ती है। सही। अजहर सिद्दीक साहब, जो बात कामरान मुर्तजा साहब कर रहे हैं और कुंडी साहब कर रहे हैं, आप भी इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप भी उसको वेलकम करें कि जी जो भी है फाइंडिंग्स दें ताकि हमारी भी जान छूटे। देखिए, वजह सिर्फ है कि स्टेज के ऊपर ये बदनीति का एलिमेंट है, एविडेंस नहीं थी ना जी। अगर इतनी एविडेंस होती, सजेस्ट होता तो बड़ा वक्त था। कामरान मुर्तजा साहब ने बड़ी राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की है कि ये सारा कुछ तो अब तक का सजाएं हो जानी चाहिए थी, अब तक तो कन्विक्शन हो जानी चाहिए थी अगर कोई एविडेंस थी। और मकसद सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस, यानी वेलकम बंदा किस बात को करता है। तो जब आपने अगर करना है ना, चले यूं कर लेते हैं, एक डिमांड कर देता हूं मैं आपके सामने, इसका जुडिशियल कमिशन बना लें, देर लगेगी, कानून का पर एक चीज सामने आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, कोई मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह की और एक निगरान और एग्जेक्टिव अथॉरिटी के जरिए वो कानून और आइन में कोई गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया, आप कह रहे हैं आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अब जरा आऊंगा सेनेट की करारदाद पे इलेक्शन इल्तवा के हवाले से। फैसल करीम कुंडी साहब, सबसे पहले आपकी पार्टी ने चूंकि शोकाज नोटिस भी किया बैरमन तंगी को, सेनेट में जो करारदाद आई, आप लोगों के साथ कोई बारीक वारदात हुई या आप लोगों के इल्म में कुछ था? देखिए, सेनेट में करारदाद आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले जो है उन्होंने हमेशा इस चीज को अपोज किया कि इलेक्शन की डिले का। आप देखें, इलेक्शन के लिए भी आपके प्रोग्राम में हमने कितनी जो है उस पर बहस की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हमेशा कहा कि जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक इलेक्शन हों, वो नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम क्रेडिट देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने मजबूर किया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डेट देने में। फिर एक और वारदात हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उससे भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उस पर भी उस वारदात को भी रोका। और एक और अभी देखें ये वारदात कर डाली गई, इससे हमारे एक पार्टी के सेनेटर ने एक कोरम भी पॉइंट आउट नहीं किया, और बात की उसके फौरन ही जैसे ही पता चला पार्टी लीडरशिप ने उनको शो कॉज नोटिस दिया कि आप इसके हफ्ते भी वजाहत करें कि आपने क्यों पार्टी पॉलिसी के खिलाफ ये बात की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर मौकफ है कि हम 1 घंटा भी इलेक्शन मुलतवी नहीं चाहते। 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और चीफ जस्टिस काजी फैसला के होते हुए इस मुल्क में इलेक्शन कोई मुलतवी नहीं कर सकता। सही। कामरान मुर्तजा साहब, आपकी जो जमात है, मौलाना साहब अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। इस करारदाद में भी जिक्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का, और मौलाना साहब के भी जो थ्रेट्स हैं उनका भी जिक्र किया गया है। तो JUI फे उस दिन कोई आपका सेनेटर मौजूद नहीं था, लेकिन अगर मौजूद होता तो आप इस मौक़िफ़ की हिमायत करते या मुखालफत करते? देखिए, हैदरी साहब का और हम सब का बल्कि मौक़िफ़ इस पे आ चुका है। ये इस सब्जेक्ट पे पहली करारदाद नहीं है।
इस सब्जेक्ट पे जो जहाँ तक मुझे याद है उसमें 2 करारदादें हैं। ये पहली करारदाद जो है बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ और जिसमें जो है वो कोरम भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो सेनेट से मंजूर हुई थी और जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि इलेक्शन जो है इन टाइम कराए जाएं। तो एक ओपिनियन, ये करारदाद का तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन का इफेक्ट तो यही है कि ओपिनियन है एक हाउस का, और ओपिनियन आ गया और उस ओपिनियन को रिसेंड करना है तो जाहिर है उससे ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ करना है या माइनॉरिटी के साथ करना है कि 13-14 लोग जो है ना पूरे हाउस में मौजूद हैं और अनयूजुअल और एकदम जो है ना वो चीज़ आ जाए। तो ये इससे पहले जो है ना वो आप देखिएगा कि करारदाद जो है वो बाकायदा पास हुई है और थोड़ा सा दो महीने पीछे चले जाइए। उस वक्त तो हम सारे ये कह रहे थे कि विद इन 90 डेज करवाए जाए, तो वो 90 डेज वाली बात तो नहीं हुई, मगर चलिए अब 8 फरवरी है, बावजूद इसके कि इस तारीख पे हमारे इख्तलाफ है सर्दी की वजह से भी, और जो हमारे साथ जो हो रहा है, जो हमारे साथ जो शादतें हम जो लाशें उठा रहे हैं उनके साथ हमको इख्तलाफ मौजूद है, मगर हमारा इख्तलाफ सिर्फ इस बात पे कि माहौल इलेक्शन का बनाया जाए। ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और सिर्फ हमको टारगेट किया जा रहा है, किसी और पार्टी जो है ना उसको टारगेट नहीं किया जा रहा। कौन लोग हैं ये जिनको हमसे तकलीफ है, हमसे प्रॉब्लम है? किसी पार्टी का कोई एक जो है ना खुदा न खास्ता अभी एक शहादत सिर्फ जो है ना वो इस्लामाबाद में हुई है दूसरी पार्टी की, मगर अदरवाइज जितने भी शादतें हैं, जितने भी जो है ना वो मामलात हैं वो हमसे मुतल्लिक हैं और हम पे जो है ना वो अटेम्प्ट। तो कामरान साहब जो बात आप कर रहे हैं, हम इलेक्शन टाइम पे होने की कामरान साहब जो बात आप कर रहे हैं वही बात इसी करारदाद में है। वो हमारी बात को किसी ने चुरा के जो है उसको करारदाद की शक्ल में वो कर दिया। ये बात हम कर रहे थे, हम कर रहे हैं, मगर इसके साथ हम कोई इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ माहौल देने का मुतालबा कर रहे हैं कि वो माहौल हमको दिया जाए। तो ये उस बात को जो है वो किसी करारदाद की शक्ल में लाके कोई दोस्त अगर कर देता है और वो करारदाद जो है वो अचानक आती है बगैर किसी एजेंडे के और अचानक जो है ना वो मंजूर भी वहाँ से हो जाती है, 10-15 लोग बैठे हैं, तो ये मेरा ख्याल है किसी और एजेंडे का हिस्सा है। खामखा हमारे सर पे ये बात ना थोपी जाए। सही। अजहर सिद्दीक साहब, इस करारदाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखती है और आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक बड़ी बात है, ये एक साजिश हो रही है कि किसी तरह से इलेक्शन डिले हो जाए। 8 फरवरी का ऐलान, पहले भी इलेक्शन ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। 90 दिन से पहले हमने असेंबलियां तहलील की, तो इलेक्शन ना खैबर पख्तूनख्वा में कराए गए ना पंजाब में कराए गए। जो मर्जी आप डालते रहे दूसरे, जो काम थे गवर्नर के करने के वो गवर्नर ने नहीं किए। फिर अभी भी इन्होंने नेशनल असेंबली की जो असेंबलियां है ना वो 3 दिन पहले तहलील कर दी। क्यों 3 दिन पहले तहलील? इसलिए तहलील की 60 दिनों में इलेक्शन कराने थे, वो एजेंडे में 90 दिन पहले इन्होंने और 90 दिन में फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। चले देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं। तो इस करारदाद के पीछे वो हरकत जो कोई है हर एक को पता है। कामरान मुर्तजा साहब, जिस अहम नुक्ते का जिक्र फैसल ने किया, आप चूंकि सेनेट के हाउस का हिस्सा है, माजी में भी कुछ ऐसी लेजिस्लेशन हुई जिन पे आपने बताया और आपने इंकशाफात फ्लोर ऑफ द हाउस किए कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें जो चीजें मंजूर होती हैं उसके बाद फ्लोर ऑफ द हाउस आती हैं। तो आपकी जो पार्लिमानी जमात है उसे आगाह किया गया था इस करारदाद के हवाले से? जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि हम में से किसी को इसका पता नहीं था। नॉर्मली होता ये जुमे का दिन जो है ना वो वैसे तो बड़ा सैयदुल अयाम है, मुतबरक दिन है, मगर उसमें हमने जो है ना इसके साथ भी जो है ना खिलवाड़ कर ली हुई है। हम खिलवाड़ ये करते हैं जितनी जो है ना मुतनाज़े कानून साजी है, जितनी मुतनाज़े जो ना करारदादें हैं, मोशंस हैं, जो वो उसमें होता ही है कि लोग या नमाज की तैयारी में लग जाते हैं, जल्दी जल्दी जी नमाज पढ़नी है, और फिर या फिर जो है ना हम जैसे लोग घरों को आने के लिए, जिसको कोयटा की फ़्लाइट मिली, जिसको पेशावर जाना है, जिसको किसी और लाहौर जाना है, वो सारे जो है ना वो अपने अपने ताकि आगे 2 छुट्टियां जो है ना वो अवेल कर लें। तो वो इसका बेनिफिट जो है वो लोग ले लेते हैं। ये अचानक एजेंडे में आई है, अचानक एजेंडे में आई है, और अचानक जो है ना एजेंडे में भी क्या, मेरा ख्याल है कि वो एक दोपहर के बाद शायद कोई इसमें कोई मूवमेंट हुई है। तो अल्लाह रहम करे, बस यही कह सकते हैं। सही। और जैसा कि कुंडी साहब ने कामरान साहब, जैसा कि कुंडी साहब ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कायदे ऐवान और चेयरमैन सेनेट दोनों पर आयद होती है, आप इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि इसकी जिम्मेदारी उन दोनों पर आयद होती है?
कुंडी साहब जो है वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, क्यों कायदे अवान रहता है जब 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 इस तरह केयर टेकर का टाइम हो तो वो कायदे अवान तो बस हमने, मेरा ख्याल है कायदे अवान नहीं रहता, ना वो ट्रेजरी रहती है ना पोजीशन रहती है। इस वक्त तो हम सारे बराबरी की बुनियाद पे हैं। सही सही। कुंडी साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे कामरान साहब के इस जुमले का, या मैं अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाऊं? मैं इस पे रिस्पॉन्ड करने से चाहता हूं कि आपको गालिबन याद होगा कि पिछले दिनों लीडर ऑफ द हाउस को अपॉइंट किया गया था कि निगरान हुकूमत में हुआ था। बिल्कुल, इसमें निगरान हुकूमत का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किया था। जी, इसमें निगरान हुकूमत का मसला नहीं है, इसमें हाउस का मसला है। सही, सेनेट का हाउस मौजूद है। सही। अब निगरान हुकूमत अगर आ गई है तो उसमें सेनेट के हाउस पे कोई वो चीज नहीं होती, क्योंकि वो सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टीज के अभी चलते आ रहे हैं। सही। कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे भाई हैं, ये भी समाज से हमारे पार्टी के भी सेंटर्स मौजूद हैं। अगर निगरान हुकूमत आ गई तो उसमें हमारे पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ता या किसी पार्टी पे असर नहीं पड़ता। सही। लेकिन लीडर ऑफ द हाउस चेंज हुए हैं। कुंडी साहब और कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू से लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो कायदे ऐवान और चेयरमैन सेनेट पर आती हुई नजर आ रही है। देखिए ना, एक बात समझ आए इस बात को, इस वक्त सबसे ज्यादा फायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, ये मैं नहीं समझता कि इलेक्शन के इल्तवा में किसी तरह की साजिश में शरीक होगी। कायदे वान देखे ना, बात बड़ी वादे होगी है ना। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि मुस्लिम लीग नून ग्राउंड में इस वक्त बुरा हाल है, उन्हें समझ नहीं आ रही, टिकटों में प्रॉब्लम बढ़ी हैं, बाहर लोग इलेक्शन लड़ने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो निकली ना, बिलावल भुट्टो साहब ने, आपने देखा कितने बड़े बड़े जलसे किए हैं, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट। मैं इस बात को बड़ा, यानी हम इसको अच्छे नजरिए देखते हैं। अजहर साहब, आपकी जमात भी गैर सियासी फैसले ना करती तो आज ये नताइज ना भुगत रही होती नजर। ना देखिए, मैं एक सच बोलना चाहिए, क्या आइन में नहीं दिया 90 दिन से पहले? हमें पता था इलेक्शन ही कराने इन्होंने, हमने तो बड़ा सोच समझ और हमने जो बात फैसले किया, अब तो साबित हो गया बात। इन्होंने इनसे पूछे, इन्होंने 3 दिन पहले असम्बलियां क्यों तहलील की? क्यों 3 दिन पहले असम्बलियां तहलील की? अगर हमारी असम्बलियां गलत थी, 3 दिन पहले की वजूहात बताएं, जरा बताएं कौम को कि क्या जुल्म किया इन्होंने। ये उन्हें तो 60 दिन के बजाय 90 दिन में इलेक्शन चाहिए था, मियां साहब के लिए रिलीफ चाहिए था, ये तो वाज़ेह है अजहर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर आइन तोड़ा ना आपने, फिर बात खत्म होगी। फिर इसका मतलब है इन्होंने बदनीति की इन सब ने, और सारी सियासी जमातों ने मिलके, और जो एजेंडा था नवाज शरीफ का जो डील के साथ आए थे, फिर वो सारी बातें तो सच साबित हो रही है। अजहर साहब, ये आइन तोड़ने वाला जुमला मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये उनके पास इख्तियार था, अगर वो 3 दिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो फिर उस सूरत में उन्हें 90 दिन मिलेंगे, कानूनी ऑप्शन था। फिर जवाब बड़ी सीधी सी है, फिर हमारे पास भी कानूनी ऑप्शन था, 90 दिन में असेंबलियां आइन इजाजत देता है, हमने बिल्कुल तहरील की। इन्हें क्या परेशानी है इस बात की? इन्हें किस बात की? और इस्तीफे भी जानते दिए, इस्तीफे हमारा कानूनी ऑप्शन। और कमाल की बात बताऊं आपको, जब लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तीफे वापस दे दिए, उसके बाद स्पीकर नेशनल असेंबली ने जाके वो स्टे ले लिए ताकि असेंबली में ना आ सके। जिस तरह की कानून साजी इन्होंने की है, ये भी तारीख याद रखेगी। कितनी बड़ी असेंबली में, जब असेंबली में वापस भी आना चाहे, इन्होंने असेंबली में वापस नहीं आने दिया, तारीख तो याद रखेगी इन लोगों को। अजहर सिद्दीक साहब, इस जो करारदाद है उसकी हैसियत एक सिफारिश से ज्यादा होती है आपके ख्याल में या नहीं? मेरी एक बात सुने, रद्दी की टोकरी में फेंकने वाली चीज है। फर्क सिर्फ इतना है, आप देखें, तेजी देखें, सेनेट सेक्रेटरीट ने सबको लिख दिया, इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत कहते हैं, और बाकायदा जो कंवर दिलशाद साहब है जिनका ताल्लुक पंजाब की हुकूमत के साथ, वो कहते हैं हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। हालांकि इस करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, कंवर दिलशाद साहब ने एक जिक्र भी किया। अजहर साहब, मैं चाहूंगा कि इस पे आप चूंकि कानूनी चीजों को भी जानते हैं, उन्होंने कहा आईनी और कानूनी तकाजा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय ले या रहनुमाई हासिल करे इस पर। अच्छा, मैं बड़ा दुख और अफसोस का मकाम है, 186 पढ़ा नहीं है शायद कंवर दिलशाद साहब ने, और सारी उम्र उन्होंने गुजार दिया इलेक्शन कमीशन के दौरान। इसमें कौन सा आईनी और कानूनी सवाल है कि इस बुनियाद के ऊपर राय लें आप? बिल्कुल नहीं बनता, ना आर्टिकल 186 का ये सवाल है, वो ऐसी बात है। नाजरीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो ये सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे कि ये करारदाद आईनी हैसियत रखती है या नहीं, लेकिन आइन से क्या मुतसादिम है या नहीं, ये सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। इंतखाबी और पार्लिमानी सियासत पर, खासकर इंतखाबी सियासत पर गहरी निगाह रखते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब। उन्होंने एक राय ये दी है कि ये करारदाद जो है वो आइन से मुतसादिम है। कामरान मुर्तज़ा साहब चूंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं एंड पॉलिटिक्स भी हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप अहमद बिलाल महबूब साहब के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं कि ये करारदाद जो है वो आइन से मुतसादिम है? देखिए, दो बातें मुमकिन थी इस पूरे मामले में। जितनी भी एपिसोड हुई है उसमें या 60 डेज का ऑप्शन था या 90 डेज का था। 90 डेज का जो है वो स्ट्रेच करके किया गया, भले उसके पीछे नीयत की कोई आप खामी समझ लें, मेरा भाई अदर सदीक ने नीयत की खामी समझ लें या जिस तरह भी समझ लें, मगर परमिजेबल था वो अंडर द लॉ। तो ये 60 डेज और 90 डेज की बात तो ये थी, अगर असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती तो 60 दिन और अगर पूरी न करती तो 90 डेज। पीछे लॉजिक सिर्फ इतनी सारी है इसमें कि चूंकि अचानक बाज़ औक़ात असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो 30 दिन उसमें एक्स्ट्रा उन्होंने वो कर दिए। तो हमारे जब जाते जाते वो ये था कि हमारे कुछ बहुत सारे काम रुके हुए थे, तो हमने 30 दिन का चांस मजीद लिया था और उसलिए 2-3 दिन पहले जो है वो रिजॉल्व कर दी थी। बहरहाल अच्छा किया बुरा किया वो उसके ऊपर डिस्कस भी होता रहा है और होता भी रहेगा और ये तारीख का हिस्सा बन गया। मगर ये मैक्सिमम 90 डेज था। अगर इससे ज्यादा जो है ना अगर हम जाते हैं तो फिर वो गलत हो जाता है। लेकिन ये जो करारदाद है और जो कुछ अभी भी हो चुका है वो भी गलत हो चुका है। हाँ, ये इन वायलेशन ऑफ रूल्स है। मैं कह रहा हूं ये जो सेनेट की करारदाद है अहमद बिलाल महबूब साहब, इससे ओके मैं उसी पे अर्ज कर रहा हूं कि दो चीजों की वायलेशन हो गई। एक रूल्स की वायलेशन में लाई गई और दूसरा जो है ना इन कॉन्सोनेंस नहीं है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की मुताबिकत में नहीं है। तो जो चीज मुताबिकत में नहीं होगी वो मुखासमत में होगी, जाहिर है। अहमद बिलाल महबूब साहब ने एक नुक्ता उठाया था कि ये जो करारदाद सेनेट में आई है ये आइन से मुतसादिम है। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं पहले ये रूल्स की वायलेशन है और फिर उसके बाद ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। देखें, 2-3 चीजें हैं इसमें। तो ऑलरेडी अगर आप एक जमहूरी पार्टी के मेंबरान हैं और सेनेट में बैठे हैं या कौमी असम्बली बैठे हैं, तो इस किस्म जब आप इलेक्शन के दरमियान में हों और आप कहें कि जी इलेक्शन मुद्दे, क्या सेनेट के वो मेंबरान मुझे बता सकते हैं, उनकी जमात मुझे ये बता सकती है कि 2007 में हालात ठीक थे जब मोहतरमा शहीद हुई, 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में हालात ठीक थे, 2018 में हालात ठीक थे। हम नहीं कहते कि ऐसी है, लेकिन अल्लाह ताला हर लीडर की जो है वो उसको जो है हिफाजत करे और पॉलिटिकल वर्कर की हिफाजत करे, अमन से इलेक्शन गुजरे। हालात तो फिर जो सेंटर साहबान जिन्होंने एक करारदाद पेश किए, हमें बता सकते हैं कि हालात कब ठीक हो सकते हैं। सही। और क्या उन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठाई जब हालात खराब हो रहे थे, जब आप दहशत गर्दों को यहाँ ला रहे थे और उनको? लेकिन फैसल साहब, जो मेरा जो सवाल है कि आप समझते हैं कि ये रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों की वायलेशन है? देखिए, बिल्कुल रूल्स तो वायलेशन डेफिनेटली है। जब आप इलेक्शंस के दरमियान में और इलेक्शंस हो रहे हैं और आप उसमें 1 महीना रह रहे हैं, तो उसके अंदर आप कैसे मतलब है कि रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं कि जी आप ये कल तो कोई और किस्म की भी रेजोल्यूशन आ जाएगी कि आप जो है ये कर दें वो कर दें, और उसको आप ठीक है, रेजोल्यूशन की अपनी एक वो होती है इज्जत कहें या जो भी है, लेकिन इस किस्म की रेजोल्यूशन आप जमहूरी इदारों की तौहीन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं। ये जमहूरियत पे मैं समझता हूँ कि एक सियाह धब्बा है। इस रीजन के अगर चेयरमैन सेनेट ने अलाउ किया या किसी मेंबर ने इसको सपोर्ट किया, मैं समझता हूँ वो जमहूरी लोग नहीं है, वो जमहूरियत के नाम पे जो है दबा है। अजहर सिद्दीक साहब, आप चूंकि मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने दोस्तों ने बात की, कामरान साहब ने, आप भी उसे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स की वायलेशन कहेंगे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने आज ये कहा है कि वो तौहीन सेनेट या सेनेट के अराकीन की तौहीन की कोई दरखास्त नहीं देना चाहते। तो फिर क्या करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस करारदाद के साथ? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइन का टूटना, काइन का कानून के साथ खिलवाड़ करना, रिकॉर्ड स्टेट सारा हो रहा है और इस पे व्हाइट पेपर और जो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया, हम ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आएंगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें ऑलरेडी दायर हो चुकी हैं। एक तौहीने अदालत के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें रखना डालने की कोशिश, उसकी तौहीन की है। दूसरा इसमें कार्रवाई की है। वो एक अलहदा बात है कि करारदाद के अगेंस्ट
सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग आर्टिकल 68, 69 को सामने रखते लाए नहीं करती वो, लेकिन तौहीन अदालत की जो दरखास्त है आर्टिकल 204 की, वो मैं समझता हूँ उस पर पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है कि कोर्ट इस मामले को सीरियसली अगर देखा जाए, इस करारदाद की कोई इस करारदाद के कॉन्सिक्वेंस में अगर कुछ किया गया तो फिर देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि फिर तौहीन अदालत भी होगी, फिर अगली कार्रवाई भी चलेगी। लेकिन बजाहिर जो है ये आइन रूल्स की खिलाफ वर्जी आए, और मैं मुतालबा करता हूं तमाम सियासी जमातों से कि जिन्होंने करारदाद बहस कर रात के अंधेरे में पेश की उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए और रेलेवेंट रूल्स और लॉ के मुताबिक उस मेंबर की अपना मेंबरशिप भी सस्पेंड की जाए और कोई कार्रवाई हो चले। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब की तरफ जाऊंगा। कामरान मुर्तजा साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, चूंकि इस सारे मामले पर, इस करारदाद पर एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट उसे एंटरटेन करेगी, और अगर करेगी तो फिर वही एक मामला आएगा सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी वाला, तो फिर कोई हेड ऑन की सिचुएशन तो होने नहीं जा रही? नहीं, इसमें ऐसा है कि जिस दोस्त ने भी ये दरख्वास्त दाखिल की है वो मेरा ख्याल है गलत की है। एक राय है, देखिए जैसे मेरी राय थी, मेरी राय है कि मौसम सर्दी का होगा। मेरी राय ये है कि इलेक्शन का माहौल नहीं बना, मेरी राय है, ठीक है, मगर ये राय है, इस राय से आप इत्तफाक कर सकते हैं, इस राय से इत्तफाक नहीं कर सकते हैं। मेरी राय ये है स्टिल कि ये 90 डेज में इलेक्शन हो जाना चाहिए था। मेरी राय ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाना चाहिए। किसी दोस्त की राय नहीं होगी, मगर उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो तौहीन अदालत हो जाएगी, वो उसकी राय है। हम ये अगर उसको फर्ज करिए कि हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसके नतीजे में 8 फरवरी से इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करते हैं फलाना खास्ता, हमारे हाथ में कोई ऐसा इख्तियार भी होता है और हम उसको डिले करने की कोशिश करते हैं, तो शायद कामरान साहब, आपने जो नुक्ता उठाया कि ये मतलब ये राय जो है ना, इसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक ये सवाल है कि लेकिन सेनेट तो एक इदारा है और मुकन्नना का इदारा है, अहम इदारा है। अब तो करारदाद सेनेट की हो चुकी है सर। नहीं, सेनेट की हो, मगर सेनेट की इससे पहले एक करारदाद है जिसमें पूरे हाउस ने, तमाम तर पार्टीज ने मिल के ये कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। वो शायद मेरा ख्याल है वो हमारे दोस्तों को, उन दोस्तों को जिन्होंने ये पेश की और जिन दोस्तों ने जो इसको कैरी किया, वो उनके जहन में नहीं था, भूल गए। ये इससे पहले ये बात रिजॉल्व ऑलरेडी हो चुकी है। और मेरी वो जो एक चीज़ जो राय जो वो आ चुकी है रिकॉर्ड पे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया है। आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाके ज़रा 2 महीने पहले की डेटों में जाके 3 महीने की, तो जब एक चीज़ रिजॉल्व हो गई है, उसको ख़त्म करना है, उसको रिसेंड करना है, तो उससे ज़्यादा मेजॉरिटी से ख़त्म हो सकती है। फ़र्ज़ करें वो राय चेंज हो सकती है, या उसमें फिर डिबेट के नतीजे में हो सकती है कि वो माहौल नहीं रहा। कामरान साहब, ये जो नुक्ता आपने उठाया, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने आज एक करारदाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई है, जिसमें उन्होंने इस जो करारदाद मंजूर हुई है इल्तवा की, उसे कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि उसको सपोर्ट करें? मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी कालादम है, आप इसको कालादम करार न दिलाइए। ऑलरेडी कालादम है, वो इसलिए कि इससे पहले शायद सेनेटर मुश्ताक साहब भी ये भूल गए कि इससे पहले इस सब्जेक्ट पे एक रेजोल्यूशन मौजूद है और उस रेजोल्यूशन को किसी ने अनडू नहीं किया। एक राय है ना, वो राय मौजूद है और इससे बड़ी मेजॉरिटी से है। तो अब फर्ज करें कि अब इसके बाद इजलास नहीं बुलवाया जाएगा और ये पड़ी रहेगी, तो ये एक रिडंडेंट डॉक्यूमेंट है और ये लैप्स कर जाएगी बाज़ वजूहात की बिना पे। उस वक्त शायद मुमकिन है कि ये हालात ना हो, या मुमकिन है ये डेट्स ना हो, मगर मेरा कहना ये है कि ये उस राय को जो हमारी सबकी राय थी उसको ओवररूल नहीं करती। सही। कुंडी साहब, आप एग्री करते हैं कामरान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसे इतनी अहमियत देने की जरूरत नहीं है? जी, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं कि इस करारदाद को इस हालात में, आजकल की सिचुएशन में, मैं नहीं समझता कि इस पे जो है वो हमें जो है इसको सीरियस लेना चाहिए। मेरे भाई गालिबन जिन्होंने बात की कि मेंबरान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो फिर तो पहले सबसे पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ लेना चाहिए। जब ये करारदाद आई, उनको ये नहीं होता था कि वो ऐसी करारदाद को क्यों पुट कर रहे हैं।
और मतलब है कि इस किस्म की चीजें वो कर रहे हैं। तो ऐसी बात मतलब क्या है कि मेंबर पे करें और चेयरमैन सेनेट पे न करें, सबसे पहली जिम्मेदारी तो चेयरमैन सेनेट की बनती है कि उन्हें इस किस्म की करारदादों को जो है ना पुट करवाने की और उसके बाद उसको अप्रूव करा के और फिर डेलिबरेटली सेशन को एडजर्न किया। तो फैसल, ये मौका तो आपको कई बार मिला, अक्सरियत अकलियत में होने के बावजूद आप लोग ये नहीं कर सके, तमाम सियासी जमातें मिलकर। इस चीज को जो आप कह रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कार्रवाई की आपने बात की कि होनी चाहिए, ये मौका तो आपको कई बार मिला लेकिन आप लोग नहीं कर सके। हाँ रिन साहब, आप अच्छी बात कर रहे हैं, आपको भी पता है क्यों नहीं हो सका, क्या नहीं हो सका। और उस दिन भी आपने देखा लाइटर मूड में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जो उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे, अब सियासतदान तो मौजूद हैं और आपके सहूलतकार तो खत्म हो गए। बिल्कुल ठीक, पता चलेगा इंशाल्लाह मार्च के बाद क्या होता है। सही। अजहर सिद्दीक साहब, जो पॉइंट कामरान मुर्तजा साहब ने रखा, आप उससे एग्री करते हैं कि सेनेट में ऑलरेडी इससे बड़ी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर हो चुकी है इंतखाबात के हक में, इस करारदाद को अहमियत देने की जरूरत नहीं है? देखिए अब क्वेश्चन ये है कि उसको बाकायदा सेनेट सेक्रेटरीट ने ये भेज दिया है। मैं इसीलिए तो तकाजा कर रहा हूं कि ये सेनेट के सेक्रेटरी के अगेंस्ट चेयरमैन सेनेट का तो अपना कुंडी साहब ने कह दिया, मैं इत्तेफाक करता हूं उस बात से, और उन सब लोगों से असूली तौर के ऊपर एक बड़ी करारदाद जिसमें तादाद ज्यादा है उसको ओवरडू नहीं किया जा सकता, ये बात भी हकीकत पर मबनी है। तो जिन्होंने अब ये लिखा है, बहुत जल्दबाजी में लिखा काम किया है, तो सजा तो मिलनी चाहिए। अगर आप सजा नहीं देंगे ना तो दोबारा इस तरह के काम होते रहेंगे। यानी मुल्क में देखे ना एक हिजानी कैफियत में मुब्तला कर दी है, एक अजीब सी कंफ्यूजन पैदा कर दी है इस मुल्क को आगे लेके। यानी इसका नुकसान क्या हुआ, इसका आपका डेफिनेटली आपका स्टॉक मार्केट पे, बिल्कुल ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई। अजहर सिद्दीक साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप चूंकि एम्फेसाइज कर रहे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन पे, 8 फरवरी के इलेक्शन के जो भी नताइज आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें तस्लीम करेगी और मुल्क में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आगे बढ़ेगी, या फिर आप हो सकता है कि वही पुराना जिसे कहते हैं धरना मोड में चले जाएं? देखिए अभी तक तो देखिए आपके सामने प्री पोल रिगिंग किस लेवल पे चल रही है। अब जो हालात हो रहे हैं, फील्डिंग नहीं दे रही, लेवल प्लेइंग फील्डिंग की बात है। इसके बावजूद भी ये अपना आगे इलेक्शन का माहौल खुला दे दे, जो वोट डालने आता है वोट डालने। हम शायद ये बातें भूल जाएं पुरानी वाली, आपको बता दें, अगर वोट वाले दिन एक्सरसाइज करने का राइट दे दिया, साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, हम 100% कबूल कर लेंगे। लेकिन अब ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इसने बहुत से धब्बे छोड़ दिए, बहुत से निशाना छोड़े हुए हैं। उम्मीद है कि वो सोचने वाले ये सोचेंगे आगे इलेक्शन साफ जवाब कराने के लिए वोटिंग का राइट दे, लोग जो भी वोट डालें, पर्ची में जो वोट डाले वही वोट बाहर निकलना चाहिए। और इसमें मैं नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी किसी सियासी बात को एतराज होगा। सही। कामरान मुर्तजा साहब, आप एग्री करेंगे अजहर सिद्दीक के पॉइंट ऑफ व्यू से? और आपसे भी वही सवाल कि जैसे भी आप कह रहे हैं, जो भी हालात आपके लिए हैं, कल को जो भी रिजल्ट्स आते हैं JUIF उन्हें एक्सेप्ट करेगी? क्योंकि हमें याद है 2018 में मौलाना साहब तो पार्लियामान में भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, फिर मियां साहब और जरदारी साहब की कन्विंस करने पर गए थे। देखिए, ये आपका सवाल जो है ये मुस्तकबिल से जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते तो क्या कोई जमात जो है उसको एक्सेप्ट करेगी? आंसर आप दे दीजिए। नहीं, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उसी तरह से RTS जो है ना वो बैठ गया, खड़ा हो गया, लेट गया, दाएं पहलू पे आ गया, बाएं पहलू पे आ गया, तो फिर लोग क्या करेंगे? जाहिर है वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फेयर और फ्री इलेक्शन करवाइए, घर जाइए, जो भी नताइज आए फेयर और फ्री इलेक्शन के नताइज सब तस्लीम करेंगे। कामरान मुर्तजा साहब, फेयर एंड फ्री इलेक्शन आपको मतलब जो माहौल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बावजूद इसके कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर जो जो रिलीफ मिल सकता है वो मिल रहा है, आपके ख्याल में चीजें आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है? हमारे साथ जान का मसला दरपेश है और ये जान के मसले जो है ना दूसरों के साथ दरपेश नहीं है। अल्लाह न करे कि किसी के साथ इस तरह के मसाइल आए, मगर इसके बावजूद जो है वो हमने अपने सारे जो लोग मैदान में उतार दिए हैं। आगे जो भी अल्लाह करेंगे बेहतर करेंगे, हम इलेक्शन से पीछे नहीं जाने। सही। कामरान मुर्तजा साहब, अजहर सिद्दीक साहब, फैसल करीम, कुंडी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन की ज़रूर गर्दान कर रही हैं, लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकेगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।